Hey everyone, welcome to the channel। आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा न्यूज में है। अभी रिसेंटली एक फादर और सन की पुलिस कस्टडी में बहुत ब्रूटल डेथ हो गई है, उसकी वजह से ये न्यूज में है। और अमेरिका में भी अभी आपने सुना होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड नामक युवक की हत्या हो गई थी। तो इसलिए ये इस समय काफी चर्चा का विषय है, काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। हम मेनली आज इंडियन पर्सपेक्टिव में कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, कस्टोडियल डेथ का क्या मतलब होता है। किसी भी पर्सन की कस्टडी में जब डेथ हो जाती है तो हम उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। वो कस्टडी पुलिस की हो सकती है, प्रिजन अथॉरिटी की हो सकती है या किसी और अथॉरिटी की हो सकती है। देखिए, सोसाइटी में जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए जो हमारी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनमें एक पुलिस अथॉरिटी भी है, उनको कुछ पावर्स दिए गए हैं। लेकिन वो पावर्स जो है अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उन पावर्स की लिमिट है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है, चाहे वो डाउट की बेस पे करे या उसके पास सफिशिएंट एविडेंसेस ही क्यों ना हो, उस पर्सन के अरेस्ट होने के बाद भी उसके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो इसलिए उसके राइट से उसको वंचित कर दिया जाए क्योंकि उसका वो अरेस्ट हो चुका है, उसने कोई ऑफेंस किया है, तो ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो कस्टोडियल डेथ है वो उसको वर्स्ट काइंड ऑफ क्राइम माना गया है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में। और ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि लोगों का जो फेथ है वो सिस्टम पे से खत्म हो जाता है। कस्टोडियल डेथ की केस की जो सबसे निगेटिव बात है वो देखिए ये है कि यहाँ पे ज्यादातर केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हैं, वो अनरिपोर्टेड हैं। और जो एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर है वो कन्विक्टेड नहीं होता है। इनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंक्वायरी हो जाती है और इनको छोड़ दिया जाता है। इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है वो नहीं हो पाती है। अगर आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो इंडिया में जो कस्टोडियल डेथ की केसेस हैं 2017 में वो 100 केसेस हैं, जो 2016 के कंपैरिजन में बढ़े हैं। ये डेटा एक चीज और रिवील कर रही है कि यहाँ पे आधी से अधिक लोग जो हैं वो तभी पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं जबकि अभी वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस भी नहीं किए गए रहते हैं। और इसमें जो हमारा स्टेट टॉप पे है वो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है। अगर आप 2015 में देखेंगे तो यहाँ 92 कस्टोडियल डेथ केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। ये सिर्फ रजिस्टर्ड डेथ केसेस हैं। अभी अगर अनरजिस्टर्ड केसेस देखी जाए तो उनकी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, अगर उसकी माने तो वो कहता है कि हर दिन 5 कस्टोडियल डेथ जो है वो इंडिया में होते हैं। लेकिन वो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। 2011 में देखिए 449 और 2002 में 84, जिसमें से सिर्फ 34 केसेस ही रजिस्टर्ड किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये और जो निगेटिव बात है वो इस कस्टोडियल डेथ के केसेस में कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कन्विक्टेड ही नहीं होते हैं, उनका गिल्ट जो है वो प्रूफ ही नहीं होता है। आप देखिए, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। किसी भी कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए जरूरी है कि वो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करे, तभी उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चल सकता है। इसके देखिए प्रिंसिपल की सबसे पहली बात ये है कि 99 क्रिमिनल्स जो हैं वो छूट जाएं, लेकिन किसी एक इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। एक्यूज्ड पर्सन को हमेशा इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा तब तक जब तक कि उसका गिल्ट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रायल के एंड में जाके उसके अगेंस्ट कोई एविडेंसेस ना मिले और वो एक्विट हो जाए। ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूफ करे। और प्रोसिक्यूशन जब गिल्ट प्रूफ करेगा तो वो बियॉन्ड ऑल दी रीजनेबल डाउट करेगा। और बेनिफिट ऑफ डाउट है, अगर कोई डाउट है तो उसका बेनिफिट जो है वो एक्यूज्ड को मिल जाता है। तो ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर सिविलाइज्ड सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे ही हमारा इंडिया है,
जिसने इसी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल के बेस्ड पे बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं, बहुत सारे स्टैट्यू के अंदर, जो ऐसे जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं, एक्यूज्ड पर्सन होते हैं, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये मेनली ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे बेस्ड है। अगर आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन देखेंगे तो वो हमारा आर्टिकल 21 है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ये सबसे बेसिक ह्यूमन राइट है, और अगर आप ये राइट इंजॉय करते हैं तो इसी पे बेस्ड आपके जो बाकी राइट्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, नीलबती बहेरा का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रिजन अथॉरिटी या पुलिस अथॉरिटी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी कस्टडी में कोई भी सिटीजन रहता है तो उसके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसलिए कि वो अरेस्ट हो गया है तो हम उसके बेसिक राइट से उसको वंचित नहीं रख सकते हैं। इसी तरह देखिए, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 12 है जो इंटरोगेशन से रिलेटेड है, जहां पुलिस को बहुत सारे पावर दिए गए हैं लेकिन वो लिमिटेड वे में है। जैसे कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगी, पुलिस एक्यूज्ड और विटनेसेस को कैसे एग्जामिन करेगी, ये सारी प्रोसीजर जो है वो चैप्टर 12 के अंदर दिए गए हैं। अगर आप चैप्टर 5 देखिए, जो अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, यहाँ पे अरेस्टी को बहुत सारे बेसिक राइट्स दिए गए हैं और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही जो है वो सब कुछ होना चाहिए। इसमें देखिए बहुत कुछ है, जैसे पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पता होना चाहिए, वो अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव को अपने अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर में जो है वो पेश करना होगा, उसको हेल्थ फैसिलिटी सारी दी जाएगी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। और इसमें देखिए बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं ताकि और ज्यादा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिक्योर किया जा सके। आप इसी तरह देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट है जहां पे सेक्शन 24, 25 और 26 है, जो कहता है कि कोई थ्रेट या इंड्यूसमेंट से लिया गया कन्फेशन या पुलिस कस्टडी में लिए गए कन्फेशन को कन्फेशन नहीं माना जाता है। और 162 आप सीआरपीसी जब पढ़ेंगे तो वहां पे जब पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस का स्टेटमेंट लेता है तो वो स्टेटमेंट साइन नहीं कराएगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट पे उस पर्सन को कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। 164 में मजिस्ट्रेट जब भी किसी कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा तो वो हमेशा इंश्योर करेगा कि वो कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी है। इसी तरह आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इसमें सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है, जहां पे ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, एसिड टेस्टेड को प्रोहिबिट किया गया था। इस तरह आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोविजंस जो हैं वो हमारे इंडियन लॉ के अंदर दिए गए हैं, जहां पर्सन की बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। जो अरेस्टेड पर्सन है, इसमें आपका बेल प्रोविजन है, फ्री एंड स्पीडी ट्रायल है, अपील है, हैबियस कॉर्पस है जो इलीगल डिटेंशन के केस में दिया जाता है, और इन सब के अलावा हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो ऐसे केसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है और उसकी इंक्वायरी भी कर सकता है। तो इतने सारे प्रोविजंस हैं, फिर भी कहां पर लैग रह जा रहा है कि कस्टोडियल डेथ के केसेस जो हैं वो डे टू डे इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोविजन तो है, साथ में देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए हैं कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट, चाहे वो सेक्सुअल टॉर्चर हो, फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटल टॉर्चर हो, और इवन कस्टोडियल डेथ ही क्यों ना हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस में कहा गया है कि पर्सन का जो बेसिक ह्यूमन राइट है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। इसमें आप डीके वासु का केस देखिए, जहां पे नंबर ऑफ गाइडलाइंस दिए गए थे कि हैंड कपिंग अलाउड नहीं है, मेमो ऑफ अरेस्ट होना चाहिए पुलिस ऑफिसर के पास, वो पर्सन को लीगल एड मिलनी चाहिए, वो पर्सन अपने एडवोकेट से बात कर सकता है, रिलेटिव फ्रेंड से बात कर सकता है, 24 आवर के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है विदाउट एनी डिले। ऐसे ये सारे केसेस हैं जिनमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, और कुछ केसेस में तो पुलिस के एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपेंसेशन भी दिया है। उसमें देखिए सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का केस है, एक रूदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी केस है। इतने सारे गाइडलाइन हैं, इतने सारे प्रोविजन हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लैक है, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और जो एक्यूज पर्सन है उसकी कन्विक्शन नहीं हो पाता है, और केसेस ज्यादातर अनरजिस्टर्ड रह जाती हैं। अभी आप अगर रिसेंटली केस देख लीजिए तो 2019 में तस्लीम वर्सेस गुफरान केस हुआ है, ये बिहार का केस है, जहाँ पे ये
थेफ्ट और मर्डर के लिए अरेस्ट किए गए थे और विद इन एन आवर जो है इनकी डेथ हो जाती है कस्टडी में। अभी ये मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे भी नहीं होते हैं। और अभी जो हमारा 2020 जून का केस है जो तमिलनाडु में हुआ है, जयराज वर्सेस जयराज एंड बेनिक्स का, जहाँ पे ये फादर और सन की बहुत ब्रूटल डेथ कर दी गई है पुलिस कस्टडी में। तो आप देख लीजिए इतने सारे प्रोविजन है, तो लैक ये है कि हमारे पास इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है ऐसे एक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ब्रूटल एक्ट को कंट्रोल करने के लिए। और लॉ जो है वो सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिव रूप से उसका एग्जीक्यूशन होना भी जरूरी है, तभी जाकर के ऐसे ऑफेंसेस को रोका जा सकता है। देखिए कुछ और चीजें जरूरी हैं ऐसे एक्ट को रोकने के लिए, उसमें सबसे बड़ा तो है कि पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है। जो पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है उनको और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लर्न करना जरूरी है, जैसे कि मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे जो कुछ एक्ट्स होते हैं वो भी उनको पता होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की जरूरत है। इतने सारे प्रोविजन के बाद भी हम ऐसे एक्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि कुछ तो लैक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होना चाहिए कि उस पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी हो, उनका कोर्ट में ट्रायल चले और उनको पनिशमेंट मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनकी इंक्वायरी कर दी गई और उनको छोड़ दिया गया। इसमें देखिए प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल जो है वो 2010 में पार्लियामेंट में आया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था क्योंकि 15 लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। तो ऐसी एक स्ट्रॉन्ग बिल की हम लोगों को जरूरत है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में भी रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे कि हमारा प्रिजन सिस्टम है। उसके बाद जो यूएन कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, इंडिया को वो भी रेटिफाई करना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो रिकमेंडेशन है जिससे ऐसे एक्ट को रोका जा सकता है। तो इस पे जो है हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट का पूरी तरह से वायलेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री के लिए ये शर्म की बात होती है। थैंक यू।